तो देखिए, अभी मैंने पिछले वीडियो में आपको डेड लोड और लाइव लोड अप्लाई कर दिया था इस बिल्डिंग में। अब हमें यहाँ बस अर्थक्वेक लोड डिफाइन करना है। तो देखिए, अर्थक्वेक लोड डिफाइन करने के लिए हम सबसे पहले सीस्मिक डेफिनेशन में जाएंगे। सीस्मिक डेफिनेशन में जाकर आपने ऐड पे क्लिक करना है। जब ऐड पर आप क्लिक करते हो तो देखेंगे यहाँ पर सीस्मिक पैरामीटर के नाम से एक डायलॉग बॉक्स, सीस्मिक डेफिनेशन के नाम से एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। अब यहाँ पे देखिए टाइप मतलब आप कोड डिफाइन करिए कि किस कोड के अकॉर्डिंगली आपको सीस्मिक पैरामीटर्स देने हैं। तो मेरे को तो इंडियन कोड्स के अकॉर्डिंगली करना है, तो मैं यहाँ पर ये एरो पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे देखेंगे IS 1893-2002/T005 आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। आप इसको क्लिक करिए। जब इसको क्लिक करेंगे तो इधर पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा जनरेट का, आपको जनरेट पर क्लिक करना है। जब जनरेट पर आप क्लिक करते हैं तो एक सीस्मिक पैरामीटर के नाम से एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कोड नेम दिखा रहा है IS 1893-2002 इनपुट। ओके, अब देखिए सबसे पहले यहाँ क्या पूछा, सबसे पहले यहाँ पर पूछ रहा है जोन, मतलब आप वो जोन डिफाइन करिए जिस जोन में आपका ये बिल्डिंग बन रहा है। ये मैंने आपसे अभी पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ था कि हमें जोन वाइज डिफाइन करना होता है कि हमारा बिल्डिंग किस जोन में है। तो मैंने यहाँ पर जोन में देखिए सिटी वाइज जोन यहाँ पे दे रहा है। अब मेरे को सिटी यहाँ पे देखिए बता रहा है आगरा, बट सपोज मेरे को दिल्ली लेना है तो मैं यहाँ पर D टाइप करूँगा तो देखिए D का लिस्ट ओपन होगा। आप थोड़ा सा इसको ड्रैग करिए, देखिए यहाँ पर क्या है, ये दिल्ली सेलेक्ट किया। तो देखिए जैसे ही दिल्ली सेलेक्ट किया तो दिल्ली का जोन फैक्टर इसने ऑटोमेटिकली कंसिडर कर लिया। बट सपोज आप किसी ऐसे सिटी को देख रहे हैं जो इस लिस्ट में नहीं है, तो आप यहाँ पे सिटी वाइज के अलावा आप इस एरो पे क्लिक करके जोन वाइज भी डिफाइन कर सकते हो। आपने सिंपल जोन पे क्लिक करना है और यहाँ पर जिस जोन में देखिए 4 जोन दिख रहे हैं आपको, जोन 2, जोन 3, जोन 4 एंड जोन 5। तो अभी अगर मैं जोन 4 पिक करूंगा तो देखिए जोन 4 में जोन फैक्टर वही आ रहा है जो दिल्ली में आया था, ठीक है। अब हम आते हैं रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर। अब रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर क्या होता है, देखिए ये पूछ रहा होता है कि जब आप इस बिल्डिंग को एक्चुअल में बनाएंगे तो फ्रेम कैसा आप देना चाहते हो, किस टाइप का आप फ्रेम डिफाइन करना चाहते हो। स्पेशल आरसी फ्रेम डिफाइन करना चाहते हो कि जस्ट एक ऑर्डिनरी फ्रेम देना चाहते हो। देखिए जैसे देखा जाए तो ऑर्डिनरी भी देंगे तो वो भी सेफ रहेगा, बट स्पेशल देने से क्या होगा कि और सेफ रहेगा और फैक्टर ऑफ सेफ्टी को कंसिडर करते हुए डिजाइन होगा। देखिए यहाँ पे खुद देखिए, जब रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर में स्पेशल आरसी फ्रेम दिया तो रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर ये 5 लिया हुआ है। लेकिन जब मैं इसमें क्लिक करके अगर सपोज इसको ऑर्डिनरी आरसी मूवमेंट रेस्टिंग फ्रेम डिफाइन कर देता हूँ तो ये फ्रेम में ये जो वैल्यू दे रहा है रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर, ये कितना दे रहा है, 3। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप ऑर्डिनरी आरसी फ्रेम देंगे तो ये जब अर्थक्वेक का इफेक्ट है ये इस बिल्डिंग के ऊपर कम शो करेगा, मतलब अर्थक्वेक इफेक्ट को थोड़ा सा कम कर देगा। जब अर्थक्वेक इफेक्ट कम होगा तो डेफिनेटली कम अर्थक्वेक इफेक्ट के हिसाब से ये बिल्डिंग डिजाइन होगा। वो भी सेफ ही है, बट आपको अगर और सेफ करना है और फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके वर्क करना है तो आप इसको स्पेशल दे सकते हैं। ये हमारा चॉइस होता है, मतलब हम अकॉर्डिंग टू बिल्डिंग टाइप, अकॉर्डिंग टू बिल्डिंग कैटेगरी, मतलब कैसा बिल्डिंग है, एक स्कूल मतलब एक इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग है क्या, एक स्कूल बिल्डिंग है क्या, हॉस्पिटल है कि कोई मॉल है, तो उस केस में आप स्पेशल लेंगे। अगर मैं एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग ले रहा हूँ, 2-3 फैमिली के लिए कोई बिल्डिंग बना रहा हूँ तो मैं उसको ऑर्डिनरी डिफाइन कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे ऑर्डिनरी सपोज ऑर्डिनरी ले लेता हूँ, ठीक है। बाकी फिर इसका देखिए इंपॉर्टेंस फैक्टर भी वही सेम चीज़ है। इंपॉर्टेंस फैक्टर मतलब बिल्डिंग कैसा है आपका, इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है तो देखिए इंपॉर्टेंस फैक्टर 1.5 ले रहा है, और अगर मैं इसको जनरल बिल्डिंग दे रहा हूँ तो इंपॉर्टेंस फैक्टर ही क्या ले रहा है, 1 ले रहा है। तो जनरल बिल्डिंग और इम्पोर्टेंट बिल्डिंग का वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने अभी आपसे और इसमें भी डिस्कस किया था। अगर आपका कोई हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, मॉल ये है तो आप इम्पोर्टेंट बिल्डिंग डिफाइन करिए, और अगर नॉर्मल कोई बिल्डिंग है तो उसको जनरल बिल्डिंग दीजिए, ठीक है। अभी नेक्स्ट आ जाते हैं सॉइल टाइप, मतलब जिधर भी आप बना रहे हो, जैसे हम जोन 4 में बना रहे हैं, अब जोन 4 में जिस लोकेशन पे आप जोन 4 में बना रहे हो वहाँ का सॉइल कैसा है, कोई पहाड़ वगैरह है क्या, कोई माउंटेन है, कोई हार्ड सॉइल है, किस ऐसा ही मीडियम सॉइल है, सॉफ्ट सॉइल है, तो जो भी सॉइल का टाइप है आपका उस लोकेशन का, आपको वो सॉइल टाइप यहाँ पर सिलेक्ट करना होता है। फ्रेम आपका कौन सा है, आरसी फ्रेम ही है। स्ट्रक्चर टाइप आप आरसी फ्रेम, स्टील फ्रेम है, ऑल अदर बिल्डिंग है। तो हमारा अभी ये जो फ्रेम है आरसी फ्रेम है। डैम्पिंग रेशियो 5%। देखिए डैम्पिंग रेशियो जनरली क्या होता है, ये सॉइल का इलास्टिसिटी होती है, और सॉइल की जो इलास्टिसिटी होती है वो हम किसके थ्रू डिफाइन करते हैं, डैम्पिंग रेशियो के थ्रू डिफाइन करते हैं। जनरली कॉन्क्रीट फ्रेम्स में, कॉन्क्रीट जो हमारा फ्रेम होते हैं, कॉन्क्रीट फ्रेम में हम डैम्पिंग रेशियो 5% ही लेते हैं। सॉरी, ये सॉइल की इलास्टिसिटी नहीं है, ये है हमारी कॉन्क्रीट की इलास्टिसिटी। जो कॉन्क्रीट का जो इलास्टिक रेशियो होता है जिसको हम डैम्पिंग रेशियो बोलते हैं, वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 5% होता है।
तो यहाँ पे देखिए 5% ऑलरेडी लिखा है, बट देखिए आपको यहाँ पर 5% लिखा तो है, बट आपको इसको 0.05 करना है। ये ध्यान रखिए। एक्चुअली में इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में एक बग है। बग ये है कि अगर आप यहाँ पर 5 अकेला लिखे देते हैं, देखिए 5% है, तो होता क्या है कि ये 5 को ये 5 एक्चुअली में इस 5% को इसको कन्वर्ट कर लेना चाहिए 0.05 में। अगर मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करूँ 5/100, तो ये ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट होना चाहिए, 0.05 में हो जाना चाहिए, बट ये होता नहीं है, ये 5 ही रहता है। तो 5 रहता है मतलब ये कंसिडर कर लेता है कि ये 500% हो गया। तो इसको ध्यान रखिए, इसको 0.05 करना है, ठीक है। फाउंडेशन डेप्थ मतलब एक हमें टेंटेटिव डेप्थ यहाँ पे डिफाइन करना होता है कि हमारा जो बिल्डिंग है उसमें फाउंडेशन हम कितना डेप्थ के अंदर बनाएंगे। अब जैसे इस बिल्डिंग को हम देख रहे हैं, तो इस बिल्डिंग में भी हो सकता है कि मैं 2 मीटर तो 3 मीटर का गड्ढा करके यहाँ पर फाउंडेशन बनाऊंगा। तो मैं यहाँ पर सपोज 3 मीटर यहाँ पे फाउंडेशन का डेप्थ दे दिया। अब यहाँ पे देखिए पीरियड इन एक्स एंड पीरियड इन जेड, आपको ये दिख रहा है, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्थक्वेक है। मतलब एक्स डायरेक्शन पे अगर अर्थक्वेक आएगा तो जो वेव्स हैं वो कितने सेकंड्स में एक साइकिल आपका कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन हमें करना होता है। तो ये कैलकुलेशन के लिए जो मैंने आपको यहाँ पे सबसे पहले जो स्टार्ट किया था, तो मैंने बोला था कि हमें बिल्डिंग की टोटल हाइट, बिल्डिंग का टोटल एक्स के अलोंग डेप्थ, टोटल जेड के अलोंग डेप्थ, ये पता करना होता है, ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन हमें यहाँ पर करना पड़ेगा। तो देखिए अब एक्स डायरेक्शन की फ्रीक्वेंसी अगर हमें कैलकुलेट करना होता है तो उसका एक फॉर्मूला है, एक्स हो चाहे जेड डायरेक्शन हो, दोनों के लिए फॉर्मूला है 0.09 इंटू एच। 0.09 इंटू एच, एच मतलब हाइट ऑफ द बिल्डिंग, देखिए ये हमारा हाइट ऑफ द बिल्डिंग है, डिवाइडेड बाय अंडर रूट डी। अंडर रूट डी मतलब डेप्थ ऑफ द बिल्डिंग। अब डेप्थ ऑफ द बिल्डिंग कैसा, अगर हम एक्स डायरेक्शन का फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं तो हमें डी एक्स डायरेक्शन का डेप्थ कंसिडर करके काम करना है, और अगर हम जेड डायरेक्शन का फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं तो हमें डी जेड डायरेक्शन का देखना है, ओके। तो अभी देखिए हम इसको कैलकुलेट करते हैं। मैं यहाँ पर कैलकुलेटर ओपन करता हूँ। तो देखिए ये कैलकुलेटर ओपन हो गया है। मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करूंगा। हाँ देखिए 18.09 मैंने बोला था, 0.09 इंटू एच, एच है हमारा 18.288 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 7.391 का अंडर रूट करना है एक्चुअली, ओके। तो ये जो है कैंसिल करते हैं, ये सही नहीं आ रहा है। 0.09 इंटू 18.288, इसको मल्टीप्लाई करते हैं पहले हम, फिर इस वैल्यू को डिवाइड करते हैं, अंडर रूट करेंगे 7.391 अंडर रूट इक्वल्स टू, तो देखिए क्या वैल्यू आ रहा है 0.60। तो एक्स डायरेक्शन की जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो आ रही है 0.6। अब हमें जेड डायरेक्शन की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है। तो जेड डायरेक्शन की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए अगेन मैं फिर से वही कैलकुलेशन करता हूँ, इसको कैंसिल करता हूँ। 0.09 इंटू 18.288 इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय 15.011 अंडर रूट एंड इक्वल्स टू 0.42। तो ये वैल्यू हमारी आ रही है जेड डायरेक्शन की 0.42। तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि ऐसा हमें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना होता है। तो ये क्या कंसीडर कर रहा है कि अगर एक्स डायरेक्शन पे अर्थक्वेक वेव्स आएंगी तो एक वेव्स जो है वो 0.6 सेकंड्स में कंप्लीट होगी और इसमें 0.42 सेकंड्स में कंप्लीट होगी। और आपने यहाँ पे क्या क्लिक करना है, इसको जनरेट क्लिक करना है। जैसे ही जनरेट क्लिक किया तो देखिए जो भी वैल्यूज आपने पैरामीटर्स डिफाइन किए थे वो सारे यहाँ पे टाइप होकर आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं डैम्पिंग रेशियो पे आपको हाईलाइट करूँगा। देखिए यहाँ पे डैम्पिंग रेशियो 0.05 ही लिखा हुआ आ रहा है, हमने 5% दिया था। अब 5% को अगर ये डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट कर रहा है तो इसको 5, मैंने 0.05 लिखा हुआ था, तो 0.05 डिवाइड बाय 100 मतलब बहुत ज़्यादा होना चाहिए था, 0.0005 होना था, लेकिन इसने 0.05 ही लिखा।
और अगर मैं वहाँ पे 5 ही रहने देता तो यहाँ पे भी ये 5 आता है और ये गलत होता है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको यहाँ ध्यान रखना है कि वहाँ पे मैनुअली 0.05 ही लिखना है। तो ये वैल्यू हमारी आ चुकी है, हमने जोन पैरामीटर डिफाइन कर दिया है। आप इस जोन पैरामीटर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जैसे ही ऐड किया तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे सीस्मिक डेफिनेशन में ये जोन फैक्टर, जोन वैल्यूज पूरी की पूरी एक लाइन यहाँ पर आ चुकी है, मतलब आपने ग्राउंड पैरामीटर डिफाइन कर दिया। अभी मैंने ग्राउंड पैरामीटर डिफाइन कर दिया, अब नेक्स्ट हमें क्या करना होता है, मैंने आपसे पहले जैसे पिछले वीडियो में डिस्कस किया, हमें बिल्डिंग के लोड का डेटा देना होता है। इस बिल्डिंग के ऊपर लगने वाला लोड क्या है, क्योंकि अर्थक्वेक लोड का इफेक्ट टोटल किसके ऊपर डिपेंड करता है, बिल्डिंग के खुद के लोड के ऊपर। जो मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाया था कि अगर 10 फ्लोर का बिल्डिंग है और एक 2 फ्लोर का बिल्डिंग है तो 10 फ्लोर के बिल्डिंग पे अर्थक्वेक इफेक्ट ज़्यादा आएगा। तो देखिए यहाँ पर ये हमें बिल्डिंग का लोड का डेटा मांग रहा होता है। कैसे मांग रहा होता है, देखिए यहाँ पे आपसे सबसे पहले पूछा है सेल वेट। तो सेल वेट फैक्टर 1 मतलब क्या है कि आप सेल वेट फैक्टर को 1 को ऐड कर दिए, मतलब इसने बिल्डिंग का सेल वेट का एक लोड ले लिया, ये ऑटोमेटिकली ले लिया, आपने सिर्फ ऐड किया, सेल वेट इसने अपने आप ले लिया। सेल वेट किसका लिया, बीम एंड कॉलम का लिया। अब अगला हमने एक और वेट कौन सा लगाया था, मेंबर वेट में जाएंगे, कंसंट्रेटेड CON की जगह हम इसको UNI यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लेंगे। और यहाँ पे हमने, याद होगा आपको, 2 यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगाए थे, एक 9 इंच की वॉल का लोड और एक 4.5 इंच का वॉल का लोड। अच्छा देखिए यहाँ जो हम लोड का वैल्यू देते हैं, उस लोड की वैल्यू को कोई मतलब नहीं होता है कि ये किस डायरेक्शन पे लग रहा है, एक्स में लग रहा है, वाई में या जेड में। इसमें सिर्फ इसको मतलब होता है कि लोड का वैल्यू क्या होगा। आप सिर्फ लोड का वैल्यू बताइए, उस लोड को मैं कंसिडर करूंगा जिस डायरेक्शन का भी अर्थक्वेक आप लेंगे। तो यहाँ पर मैं एक लूंगा 14 का, मैंने याद 14 लिया था, और एक मैं 7 टाइप करके एंटर। देखें यहाँ पे मेंबर वेट में 14 एंड 7 आ गया। और फिर याद होगा कि हमने फ्लोर वेट भी लगाया था, स्लैब का लोड, एक स्लैब का लोड लगाया था 3.2, माइनस प्लस कोई मतलब नहीं है, 3.2 दीजिए। वाई रेंज की वैल्यू मैंने कितनी ली थी, 4 से लेकर 19। 4 में क्या था, प्लिंथ था, तो प्लिंथ में वैसे भी स्लैब नहीं होता है, तो 4 से 19 मैंने ये ऐड किया। और अगला मैं यहाँ पे लूँगा 2.5, और ये भी 4 से लेकर 19 ही रहेगा। इसको क्लोज करूँगा। तो देखिए हमने जो बिल्डिंग के ऊपर लगने वाला लोड का डेटा है वो यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। अभी क्या है, ये क्वेश्चन मार्क आ रहा है। ये क्वेश्चन मार्क इसलिए क्योंकि ये पूरे फ्रेम में नहीं लगा था, ये किसी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स पे लगा था, तो इनको हमें असाइन करना है। तो ये 14 किलोन्यूटन पर मीटर को हम कैसे असाइन करेंगे, देखिए एक मेथड तो वही है कि जैसा मैंने यहाँ पे डेड और लाइव लोड में जब आप लोग को बताया था, मैनुअली अप्लाई करके, या फिर हमें मालूम है कि जो लोड ये जिस मेंबर में ये लोड लगा है वही सेम मेंबर में ये भी लगना है। तो इसके लिए मैं एक मेथड आपको बताता हूँ। देखिए आपने 14 किलोन्यूटन पर मीटर को सिलेक्ट करके रखना है, और यहाँ पर एक ऑप्शन ऑन करना है, असाइन टू एडिट लिस्ट। असाइन टू एडिट लिस्ट ऑन करने के बाद आप यहाँ पर ये 14 किलोन्यूटन पर मीटर लोड को सिलेक्ट करिए। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो देखिए इस लोड को जब सिलेक्ट कर रहे हैं तो ये लिस्ट ओपन हो गई है, जिस लिस्ट में ये मेंबर्स मतलब ये लोड लगा है। तो ये मैं जितने भी नंबर्स हैं, ये नंबर्स को सिलेक्ट करके Ctrl+C से कॉपी करूँगा, और फिर 14 किलोमीटर पर मीटर लोड पे जाकर यहाँ पर ही आकर माउस राइट मतलब यहाँ क्लिक करके Ctrl+V से पेस्ट कर दूंगा और इसको असाइन कर दूंगा। तो देखिए जैसे ही मैंने असाइन किया, देखिए हाईलाइट हो रहा है कि यहाँ पे असाइन हो चुका है। अब बचता है 7, तो 7 को सिलेक्ट करिए और फिर यहाँ पर 7 किलोमीटर पर मीटर को क्लिक करिए। तो जब क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये हाईलाइट हो रहा है, ये बात सारी वैल्यूज आ गई हैं हमारी बीम्स की। आपने इसको सिलेक्ट करके Ctrl+C करके कॉपी किया, फिर 7 पे गए और यहाँ पर राइट क्लिक करके Ctrl+V करके पेस्ट कर दिया, और क्या क्लिक करेंगे इसको असाइन। तो देखेंगे ये असाइन हो गया। तो इस तरीके से हमने सीस्मिक डेफिनेशन कंप्लीटली डिफाइन कर लिया। हमने जोन पैरामीटर के थ्रू ग्राउंड पैरामीटर डिफाइन कर दिया और ये बिल्डिंग के लोड्स का डेटा यहाँ पर डिफाइन कर दिया। अब ये होने के बाद अब हम वापस आएंगे, ये जो 4 केसेस जो अभी हमने बना के रखे हुए हैं इनको अभी अप्लाई, इसमें अभी कोई लोड अप्लाई किया नहीं है, अब इस पर लोड अप्लाई करेंगे। अब इसमें देखिए कैसे करेंगे, देखिए आप +X में जाइए, ऐड क्लिक करिए। जब आप यहाँ पर ऐड क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे सीस्मिक लोड में X डायरेक्शन, सिंपल है। अभी देखिए आपने जो ये लोड केस अभी यहाँ पर ओपन किया है, ये +X का किया है। तो आपने सिंपल यहाँ पर क्या करना है, सीस्मिक लोड में जाना है, सीस्मिक लोड में X डायरेक्शन पे फैक्टर 1 लेना है। मतलब जो भी ये सीस्मिक लोड है वो X डायरेक्शन पे ही लगना है, फैक्टर 1 के साथ लगना है, ऐड कर देना है, ठीक है।
फिर -x में जाना है, अर्थक्वेक -x में जाएंगे, सीस्मिक लोड में जाएंगे, x डायरेक्शन ही यहाँ पर है, फैक्टर यहाँ पर -1 लेकर ऐड कर देना है। फिर नेक्स्ट आएंगे +z में, सीस्मिक लोड में जाएंगे, z डायरेक्शन पे +1 फैक्टर, इसको ऐड कर देंगे। फिर -z में जाएंगे, अर्थक्वेक -z, सीस्मिक लोड, और यहाँ पर मैंने z डायरेक्शन सेलेक्ट किया और फैक्टर, क्योंकि -z है तो यहाँ पर -1 फैक्टर देंगे। क्लियर है? तो देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, ये अर्थक्वेक लोड यहाँ पर लगा दिया। तो ये मेथड होता है अर्थक्वेक लोड लगाने का, और ये जो सीक्वेंस है, इसी सीक्वेंस को फॉलो करके ही आपको अर्थक्वेक लोड लगाना है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं सेकंड मेथड, नेक्स्ट वीडियो में आपको सेकंड मेथड डिस्कस करूंगा। सेकंड मेथड कौन सा? रेफरेंस लोड मेथड डिस्कस करूंगा। ठीक, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।